नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट होगा वो पार्ट 3 होगा। सेशन जो हमारा चल रहा है लगातार, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने देख रखा है। तो पार्ट 2 में हमने 2.5 दिन का छोटा तक पढ़ाया था। उसके अंतर्गत हमने देखी थी चीज़ें किस प्रकार से बनी थी। तो आज हमारा जो सेशन होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी देखेंगे। ये आपको बता दें कि सल्तनत काली जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो सल्तनत काली स्थापत्य कला के हमने देखा कुव्वत इस्लाम मस्जिद, इसको सबसे पहली मस्जिद माना गया है दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला के अंतर्गत। और बताया गया कि 27 हिंदुओं और जैन मंदिरों के तराशे गए स्थापत्य खंडों के ऊपर यह टीका हुआ है, मतलब तोड़े गए मंदिरों के बराबर यहाँ पे बिगाड़ करके यहाँ पे बनाया गया है। कुतुब मीनार अगली जो हमने देखा है किसी के अंतर्गत बनाई गई है, कुव्वत इस्लाम के परिसर के अंतर्गत। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको उर्स के कारण यहाँ पर इसका नाम पड़ा था, जिसको हमने देखा था। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा या फिर सुल्तानगढ़ी, टॉम्ब ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी या सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट 1231 में करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसकी याद में? नसीरुद्दीन महमूद अपने पुत्र जो कि इसका ज्येष्ठ पुत्र था उसकी याद में 1231 में करवाया था। यह सल्तनत काल का पहला मकबरा है। यह भवन आकार में किले जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसकी चार दीवारी के बीच में अड़ा आंगन और उसकी एक अष्टकोणीय चबूतरा बना हुआ जो नीचे मरने मकबरे की छत भी है। इसे भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मस्जिद में निर्मित मेहराबों में मुस्लिम कला एवं पूजा स्थान तथा गुंबद के आकार की छत में हिंदू कला शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस मकबरे के पास दो अन्य कब्रें इल्तुतमिश के दो अन्य बेटों रुकनुद्दीन फिरोज और मोइनुद्दीन फिरोज की है। ठीक है, ये मारे गए थे युद्ध में। तो ये बताया गया है कि मस्जिद में जो निर्मित मेहराब हैं, ठीक है, जिसमें मेहराब मतलब जो घर उसके आंगन होते हैं, उसमें मुस्लिम कला एवं पूजा स्थान तथा गुंबद के आकार के छत में जो गुंबद बना था उसमें हिंदू कला शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। यह एक कक्षी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कुव्वत उल इस्लाम के समीप लगभग 1235 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ये एक कमरे का जो मकबरा था इसको इल्तुतमिश का मकबरा कहते हैं। 1235 में इसको इल्तुतमिश ने करवाया था निर्माण। इस इमारत के 3 तरफ पूर्व, दक्षिण एवं उत्तर में प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, कौन कौन तरफ? पूर्व, दक्षिण एवं उत्तर में प्रवेश द्वार हैं। इसकी ऊंची छत वाले मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हैं। ठीक है, मकबरे में बने गुंबदों में घुमावदार पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। जो मकबरा बना है उसके गुंबद में जो है वो घुमावदार पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है, मतलब काट काट कर उसमें बनाए गए हैं, तराशे गए हैं। और गुंबद के चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए विशेष शैली का प्रयोग किया गया है। इल्तुतमिश ने इसके अलावा दिल्ली में हौज ए शमशी या फिर शमशी तालाब, गंधक की बावली और मदरसा ए नासिरिया और बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में, जामी मस्जिद और नागौर जो कि राजस्थान वर्तमान समय में है और में अतारकीन का दरवाज़ा का निर्माण कार्य करवाया है। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी रजिया की कब्र दिल्ली के बाबुली खाना में बनी है, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि उसकी कब्र कैथल करनाल हरियाणा में है। ठीक है, तो इस प्रकार के मकबरों का निर्माण करवाया कि हमने क्या देखा कि इल्तुतमिश ने एक कक्षी मकबरे का निर्माण 1235 में करवाया था और इसके 3 दरवाजे थे, पूर्व, दक्षिण और उत्तर में प्रवेश द्वार बनवाए गए थे। ठीक है, ये भी बनवाया गया था कि इसकी जो दीवारें थी उसमें कुरान आयतों को खुदवाया गया था और गुंबदों को घुमावदार बनवाने के लिए पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग किया गया था। तमाम प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था और चौकोर बनाने के लिए, ठीक है, गुंबद को चौकोर बनाने के, गोलाई लाने के लिए उसमें विशेष शैली का भी प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ में इसमें इसके अलावा जो है ये हौज शमसी, शमशी तालाब, गंधक की बावली और मदरसा ए नशीर या बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में जो है वो जामी मस्जिद और नागौर जो कि राजस्थान वर्तमान समय में है यह स्थान, इसमें आतार किंग की दरवाजा का निर्माण कार्य भी करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी रजिया की कब्र दिल्ली के बाबुली खाना में बनी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी कब्र कैथल में बनी है, हरियाणा में। तो अगर हम देखते हैं कि बलबन का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन।
दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित सुल्तान बलबन का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है क्योंकि इस वर्गाकार मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। ठीक है, कुछ विद्वान इसे पहले गुंबद वाली इमारत भी मानते थे, मेहराब जिसमें रहा जाता है, ठीक है, जिसमें वो निवास करते थे। इस वर्गाकार मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। कुछ विद्वान इसे पहले गुंबद वाली इमारत भी मानते थे, यद्यपि यह गुंबद अब गिर चुका है। बलबन के मकबरे के पास उसके पुत्र खां शहीद का भी मकबरा बनाया गया था। ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो उनके क्या होता है, उनके जो मिट्टी होती है उनको ढाँप कर इस प्रकार से कुछ जो है मकबरा बना दिया जाता है। ठीक है, उस पर नाम खुदवा दी जाती है, कई बार उसमें आयतें लिखवा दी जाती है। तो ये बताया गया है, क्या बताया गया कि बलबन के मकबरे के पास ही उसके पुत्र खां शहीद का भी मकबरा बनाया गया। माना जाता है कि बलबन ने 1255 में दिल्ली में ही लाल महल, जिसे हम कुश्ते लाल और किजा मरगजन बनवाया था। बलबन के पोते कैकूबाद ने दिल्ली में किलो खड़ी इलाके में किला। तो अगला बात करते हैं, अगला हमारा है खिलजी वास्तुकला। तो खिलजी वास्तुकला में हमने क्या देखा था कि खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अनेक निर्माण कार्य शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत करवाए थे। ठीक है, इसने जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपने जो शुद्धतम इस्लामी शैली का इन्होंने प्रयोग किया था। और साथ ही साथ में बताया गया कि इसने उसके युग का स्थापत्य, एक तरह से स्थापत्य के इतिहास का एक नया प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, इसका जो स्थापत्य काल था, इसका एक नया मतलब एक नया मोड़ ले लेता है स्थापत्य कला। उसके काल की इमारतों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। तो अभी तक हमने क्या देखा, बलबन का मकबरा। अब खिलजी के मकबरे की बात करते हैं। तो खिलजी का मकबरा की अगर बात किया जाए तो पहला है सीरी का किला। ठीक है, अलाउद्दीन ने सीरी में 1303 ईस्वी में तत्कालीन पुरानी दिल्ली यानी पृथ्वीराज चौहान के राय पिथौरा किले का स्थान पर छोड़कर सीरी नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि अलाउद्दीन ने सीरी में 1303 ईस्वी में, एक स्थान है वहाँ पे 1300 दिल्ली में, तो 1303 ईस्वी में तत्कालीन पुरानी दिल्ली यानी पृथ्वीराज चौहान के राय पिथौरा किले के स्थान को छोड़ करके, ठीक है, राय पिथौरा किले के स्थान को छोड़ करके बताया गया है सीरी नामक स्थान की स्थापना की। अब क्या हुआ कि सीरी को मुस्लिम शासनकाल का पहला शहर अर्थात नौ शहर और दारुल खिलाफत भी कहा जाता है। इसके भीतर उसने कस्त्र हजार सितून अर्थात हजार खंभों का महल भवन बनवाया। इसके अहाते में तोहफे वाला गुंबद आज भी मौजूद है। इस नगर के बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब हौज अलाई या हौज खास का निर्माण कराया। आप वर्तमान समय में अगर जाएंगे दिल्ली में तो हौज खास नामक स्थान है। ठीक है, तो ये कौन करवाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। इस झीलनुमा तालाब की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई थी। बाद में इस किले के अधिकांश मलबे के इस्तेमाल शहजादा सूरी ने खुद के बसाए नए शहर में किया था। बात करें अलाई दरवाज़ा, जो कि अब खिलजी वास्तुकला के अंतर्गत ही आता था, खिलजी ने ही बनवाया था। तो इसका निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1310 ईस्वी से 1311 ईस्वी में करवाया था। यह पहली इमारत है जो पूरी तरह इस्लामिक वास्तुकला के सिद्धांतों पर बनी थी। इसमें किसी और वास्तुकला का सहायता नहीं लिया गया था। इसमें संपूर्णतः इस्लामिक वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। इसमें सेल्जुक स्थापत्य कला की विशेषताएं मिलती हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार का प्रयोग होने वाली यह इमारत नीचे से चौकोर है, लेकिन ऊपर की तरफ अष्टकोणी है, 8 कोणों वाली अष्टकोणी है। चारों दिशाओं में मेहराब वाले दरवाजे वाली इस इमारत में लाल पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट में बताया कि जो मेहराब का हिंदी मतलब होता है वो डाट वाला गोल दरवाजे के ऊपर बना अर्धमंडलाकार जो है भाग होता है। ठीक है, इसी को मेहराब। तो आगे के पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो आगे के पॉइंट क्या है, इसमें बताया गया है कि इसमें जो है साथ ही आकर्षक ढंग से कुरान की आयतें लिखवाई गई थी। ठीक है, मेहराब पर जो है आकर्षक ढंग से कुरान की आयतें लिखवाई गई थी। बेहद सघन अलंकरण, संगमरमर की बारीक काम वाली जालियाँ, खिड़कियों पर आले, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब, कमल कली जैसी अलंकरण इस इमारत की विशेषताएं हैं। पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप अलाई दरवाज़ा में ही दिखाई देता है। ठीक है, जो दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा के ऊपर जो अर्ध गुंबदाकार जो वास्तुकार बनाई जाती है, जो वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं।
तो इन दो प्रमुख इमारतों के अलावा अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट उससे आकार में दोगुनी बड़ी मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन इसकी अधूरी पहली मंजिल ही बन पाई। अलाउद्दीन ने चारों ओर दंड देने के लिए कुतुब मीनार के पास एक छोटे आकार की चोर मीनार बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी को कुतुब परिषद में दफनाया गया है। उसके मकबरे के पास एक मदरसा भी चलाया जाता है। मदरसा और मकबरा एक साथ होने का यह पहला प्रमाण है, जो कि संभवतः सेल्जुक वास्तुकला से प्रेरित है। खिलजी काल की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास पूरी तरह से इस्लामी परंपरा का निर्मित पहली मस्जिद जमात खां मस्जिद तथा मुबारक खिलजी द्वारा भरतपुर के बयान में ऊखा मतलब ऊषा मस्जिद बनवाई गई है। अब यहाँ पे हम तुगलक वास्तुकला की बात कर लेते हैं, यानी तुगलक आर्किटेक्चर के बारे में। तुगलक वंश के शासकों ने खिलजी कालीन इमारतों की भव्यता एवं सुंदरता के स्थान पर इमारतों की सादगी एवं विशालता पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, जो तुगलक वंश के जो शासक थे, अब खिलजी वंश में क्या होता था कि भव्यता एवं सुंदरता को स्थान दिया जाता था। उसकी किस प्रकार से कटाई छटाई होती है, या फिर किस प्रकार से मेहराब देख सकते हैं, एक मेहराब के ऊपर किस प्रकार से वो वास्तुकला का निर्माण करते हैं, किस प्रकार की नई नई वास्तुकला का निर्माण करते हैं, उसमें यूज करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि तुगलक वास्तुकला के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सादगी और विशालता का अधिक जोर दिया गया। ठीक है, विशालता पर इन्हें अधिक जोर दिया। उनके स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। ठीक है, क्या बताया गया है कि समकालीन राजनीतिक अस्थिरता मतलब राजनीतिक अस्थिर था, मतलब स्थिर एक जगह नहीं था, और आर्थिक समस्याएं की झलक मिलती है। बात किया जाए पूर्ववर्ती शासकों के विरुद्ध, तुगलक शासकों ने सादगी एवं मितव्ययता की नीति अपनाई थी, मित्रता की भावना अपनाई थी। खिलजी सुल्तानों के आडंबर को दिखावे की प्रतिक्रिया और खस्ता माली हालत के चलते निर्माण के लिए अच्छे सामान के बदले मलबानुमा सामान ज़्यादा प्रयोग में लाया गया। उस समय की इमारतों से यह बात भी स्पष्ट होती है कि मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण तुगलक युग के पहले चरण में इनका निर्माण जो है जल्दबाजी में हुआ, और पुरानी विशेषता जैसे संगमरमर और बलुआ पत्थर का मिला जुला प्रयोग या मेहराब की सजावट में छोटे छोटे कंगूरों का प्रयोग हुआ। हालांकि खिलजी युग जैसा अनुपातिक और सौंदर्यात्मक सौष्ठव त्याग दिया गया। युगीन इमारतों में ढलान अर्थात अरबी इमारतों में तरह कहा जाती है इसे, तो अच्छी नक्काशी का अभाव, 8 भुजाओं वाले आधार पर बनी संगमरमर की सफ़ेद गुंबद की विशेषताएं देखी जा सकती है। तुगलक युग के दूसरे चरण में इमारतें ज़्यादा संख्या में लेकिन स्तरहीन ही रही। ठीक है, इस चरण में सादेपन की जगह आड़े तिरछे छज्जे, झरोखे, छतरिया और मंडपों ने ले ली थी। सजावट का मुख्य काम मेहराब पर हुए प्लास्टर पर हुआ। एक नई बात यह भी सामने आई कि मस्जिदों का आधार पारंपरिक होने के बजाय क्रॉस आकार यानी समकोण बनाती हुई 2 कतारों वाला होने लगा, और पश्चिम दीवार को 3 मुख्य प्रवेश द्वार आपस में जोड़ने लगे। तुगलक काल के दूसरे दौर में बाहर की ओर उभरे विशाल प्रवेश द्वार, गुंबदों वाले छतें और ढलवा दीवारें मुख्य विशेषताएं बनकर उभरी। फिरोज के कार्यकाल में 2 प्रकार की मस्जिदें बनी। पहली ऐसी जिनमें बीच में प्रांगण और उसके 3 बारचे अर्थात क्लोइस्टर पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार और इबादत खाना बनाया गया। इन्हें एकांगना मस्जिद कहा गया। दूसरी प्रकार की मस्जिदें चतुरांगना कहलाई, जिनमें अंदर की ओर 4 आंगन और बीच में दालान एवं किनारों पर चौकोर एवं स्वतंत्र छतरी जैसे छत वाले इबादत खाने बनाए गए। इस काल की प्रमुख इमारतें निम्नलिखित है। क्या बताया गया कि तुगलक वास्तुकला की अगर विशेषताओं की बात किया जाए तो इसमें जो भव्यता एवं मतलब भव्यता को छोड़ करके सादगी एवं विशालता पर ध्यान दिया गया। इसमें बताया गया है कि मंगोलों के आक्रमण के काल के समय अगर देखा जाए तो इनका निर्माण जो पहले जब हुआ था इमारतों का निर्माण, तो नॉर्मली ऐसे बना दिया गया था। ठीक है, क्या बताया गया था कि जब उनके डर के हिसाब से कि मंगोल यहाँ पर जब आक्रमण कर रहे थे, तो उनके डर के कारण जो है जल्दबाजी में पुरानी विशेषताओं जैसे संगमरमर बलुआ पत्थर के मिला जुला रूप प्रयोग कर दिया गया। और अगर देखा जाए दूसरे सदी में, मतलब अगर आगे की जो वास्तुकला जो विकसित हुई है उसमें बताया गया कि निर्माण तो काफ़ी हुए लेकिन वही चीज़, ठीक है, यहाँ पे आड़े टेढ़े तिरछे झरोखे छतरिया मंडपों ने ले ली थी। तो यही चीज़ें बताई गई है। अब तुगलकाबाद का किला देख लेते हैं, यानी तुगलकाबाद फोर्ट।
गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 तक इसने शासन किया था। ने किलेबंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। मतलब इस नगर का किलेबंदी करवाई गई थी, जो दिल्ली की तीसरा नगर था। दिल्ली का तीसरा नगर था। पहाड़ियों पर खड़ी भूरे अनगढ़ पत्थरों की टूटी दीवारों वाले तुगलकाबाद को वास्तुशिल्प की दृष्टि से एक दुर्ग के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, एक दुर्ग के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि यह ऊंचे नीचे सतह वाला आयताकार किला दो भागों में बटा है। दक्षिणी दीवारों के साथ साथ नगर, दुर्ग और महल इसका एक भाग है। इसके उत्तर में बसा नगर दूसरा भाग है। क्या बताया गया है कि यह ऊंचे नीचे सतह वाला आयताकार किला है, जो दो भागों में बटा है। पहला कि दक्षिणी दीवारों के साथ साथ नगर, दुर्ग का महल और इसका एक भाग, और इसके उत्तर में बसा नगर दूसरा भाग। ठीक है, दक्षिण और उत्तर में भागा, दो दो भाग यहाँ पे बांटा गया है। इस किले की दीवारें तुगलक काल की अन्य दीवारों की तरह जो है वो ढलवा व सलामी है। आप स्लीप कहते थे, इस प्रकार से स्लीप है। और इस किले की नींव और दीवारें बहुत मोटी है और अनगढ़ पत्थरों से बनी है, जो गढ़ी नहीं गई है। ठीक है, अनगढ़ पत्थरों से बनी है। गयासुद्दीन के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक शासन किया था, ने तुगलकाबाद के दक्षिण में स्थित पहाड़ी पर आदिलाबाद का एक छोटा सा किला बनवाया था, जिसके साथ यह निर्माण की मुख्य विशेषताओं को साझा करता है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है और तुगलकाबाद नगर में प्रवेश के लिए 52 द्वार बनवाए गए थे। राजमहल के निर्माण में टाइलों का उपयोग किया गया था और संभवतः मंगोलों के आक्रमण के भय से इसका निर्माण जल्दबाजी में किया गया, जिससे उससे विशिष्ट शैली तथा कला का अभाव सर्वत्र दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किलेबंदी के द्वारा जो है तुगलकाबाद निर्माण करवाया था, और यह दिल्ली का तीसरा नगर था। और ये भूरे अनगढ़, मतलब गढ़ी नहीं गए थे पत्थर, वैसे ही बनवा दिया गया। टूटी दीवारों वाले तुगलकाबाद वास्तुशिल्प की दृष्टि से एक दुर्ग के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें बताया गया कि एक ऊंचे सतह, ठीक है, इसका जो सतह होता था ऊंचे सतह वाले आयताकार, ऊंचे सतह वाले मतलब इसका सतह काफ़ी ऊंचा था। दो भागों में बांटा गया है, एक दक्षिणी छोर है और एक उत्तरी छोर को यहाँ पे नगर दुर्ग बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो दीवारें हैं वो अन्य दीवारों की तरह ढलवा या सलामी है। ठीक है, ढलवा मतलब इस प्रकार से स्लिप हुई है। ठीक है, बताया गया है कि दीवारें बहुत मोटी है, अनगढ़ पत्थरों से बनी है, और साथ ही साथ में इसका जो उत्तराधिकारी, किसका, गयासुद्दीन जो तुगलक का जो उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि 1325 से 1351 तक शासन करता है, उसने दक्षिण में स्थित पहाड़ी पर आदिलाबाद एक छोटा सा किला भी बनवाया था। ठीक है, जिसके साथ ही यह निर्माण की मुख्य विशेषताओं को साझा करता है। और बताया गया कि 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। जो आदिलाबाद है वो 56 कोट से के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 52 द्वार थे और टाइलों का उसमें उपयोग किया गया था, और ये मंगोलों के आक्रमण की वजह से जल्दीबाजी में बन गया था। अगला हम देखते हैं गयासुद्दीन का मकबरा। गयासुद्दीन के मकबरा की बात करें तो तुगलकाबाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पारस गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ठीक है, तुगलकाबाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। इसका अग्रभाग लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ठीक है, जो आगे का भाग है वो लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिसे संगमरमर द्वारा उभारा गया है। अनियमित पंचभुज आकार वाला यह मकबरा ऊंची दीवारों से घिरा है। मूल रूप से यह कृत्रिम जलाशय में खड़ा था और एक पक्के नदी पथ द्वारा तुगलकाबाद से जुड़ा हुआ था। इसकी भी दीवारें चौड़ी और भीतर की ओर झुकी हुई हैं। तो ये चीज़ें बताया गया है कि जो गयासुद्दीन का मकबरा था वो तुगलकाबाद किले के पास में बनाया गया था। बताया गया कि इसका जो अग्रभाग, जो आगे का भाग था, वो बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और जो संगमरमर के द्वारा उभारा गया था। ठीक है, ये भी बताया कि अनियमित पंचभुज आकार वाला यह मकबरा ऊंची दीवारों से घिरा है। ठीक है, ऊंची दीवारों से घिरा है। मूल रूप से यह एक कृत्रिम जलाशय में खड़ा है। कृत्रिम जलाशय मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित हो, तो कृत्रिम जलाशय में खड़ा है और एक पक्के नदी पथ द्वारा तुगलकाबाद से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जहाँपना नगर, जहाँपना नगर की बात किया जाए तो हम देखते हैं तो जहाँपना नगर में बात किया गया है कि मोहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना राय पिथौरा एवं सीरी को मिलाकर करवाया था। ठीक है, सीरी स्थान आपको पता भी होगा। तो राय पिथौरा पृथ्वीराज का जो स्थान था, तो राय पिथौरा सीरी को मिलाकर पुरानी दिल्ली, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। मोहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना राय पिथौरा सीरी को मिलाकर करवाया था। नगर के चारों तरफ 12 गज मोटी दीवार सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। इस नगर के अवशेषों में सिंचाई की सुविधा के लिए सतपुला सेना की गतिविधियां देखने के लिए बिजाई मंडल इमारत आदि प्रमुख है। ठीक है,
क्या बताया गया कि मोहम्मद तुगलक ने इसका निर्माण राय पिथौरा एवं सीरियों को मिलाकर करवाया था और नगर के चारों तरफ जो है 12 गज मोटी दीवार सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। और ये भी बताया गया है कि सिंचाई की सुविधा के लिए सतपुला सेना की गतिविधियों को देखने के लिए बजाय मंडल इमारत का निर्माण किया गया था। अगला हम देखते हैं फिरोज शाह, कोटला फिरोज शाह। तो ये फिरोज शाह कोटला नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। कोटला फिरोज शाह जो है वो फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है, जिसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। ठीक है। इसके घेरे की बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं जो यमुना नदी के साथ साथ सटी हुई है। इसमें पश्चिम में स्थित गढ़ के मुख्य द्वार से प्रवेश होता है। क्या बताया गया है कि जो फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह है, ये फिरोजाबाद नामक स्थान पर दिल्ली में जो कि स्थान है वह 5वां नगर है, दिल्ली का 5वां नगर है, जिसमें कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। और बताया गया कि ऊंची ऊंची दीवारें थी, ठीक है, जो यमुना नदी के साथ साथ सटी हुई थी। इसमें पश्चिम में स्थित गढ़ के द्वार से प्रवेश होता है। आगे बात करें तो आगे बताया गया है कि इस महल में स्तंभ लगा हॉल, मस्जिद, टावर और बावड़ी अर्थात कुआं बने हुए हैं। इनमें 2 इमारतें जामा मस्जिद और मौर्य सम्राट अशोक की लाट है। जामा मस्जिद का एक बड़ा आंगन और संपूर्ण संरचना कोठी की श्रृंखला पर बनी एक पिरामिड नुमा इमारत है, जिसकी प्रत्येक मंजिल का भाग कम होता चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से ये बड़ा हुआ, फिर इसके बाद ये इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, इसमें महल, स्तंभ लगा हॉल और मस्जिद, टावर और बावड़ी अर्थात कुएं का निर्माण किया गया है। इसमें 2 इमारतें, जामा मस्जिद फिरोजाबाद में ही है, आपको पता होना चाहिए, और मौर्य सम्राट अशोक की लाट है। ठीक है, जामा मस्जिद का एक बड़ा आंगन है और संपूर्ण संरचना कोठरियों की श्रृंखलाओं पर बनी एक पिरामिड नुमा इमारत है, जिसकी प्रत्येक मंजिल का भाग कम होता चला जाता है। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर पत्थर की रेलिंग के बीच अशोक स्तंभ लगाया गया है। अशोक का दूसरा स्तंभ कुश्त-ए-शिकार महल के सामने गड़ा है। कुश्त-ए-शिकार फिरोज शाह द्वारा बनवाया गया महल है और इसका प्रयोग बतौर शिकारगाह होता था। इस महल में अब 2 इमारतें, चौबुर्जी मस्जिद और पीरगैह भी शेष है। इसके अलावा इस युग में दिल्ली में फिरोज शाह का मकबरा, बूली भटियारी का महल, दरगाह हजरत और रोशन चिराग, दिल्ली सलाउद्दीन का मकबरा, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमीर खुसरो का मकबरा, कबीरुद्दीन का मकबरा या लाल गुंबद अर्थात रकाब वाला गुंबद, चिड़ियाघर आदि इमारतें बनवाई गई हैं। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान ए जहां तेलंगानी का उसके पुत्र द्वारा बनवाया गया अष्टकोणीय मकबरा भी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ मस्जिदें जैसे खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कला मस्जिद, संचार मस्जिद आदि और फिरोज शाह के बेटे फतह खां का मकबरा, जिसे हम कदम शरीफ ने बनवाया था, ये बनवाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में वजीराबाद में यमुना नदी के तट पर किसी फ़कीर का मकबरा भी इसी काल का है। यहाँ एक पुल भी है जिसे शाह आलम पुल भी कहा जाता है। मंगोल हमलावर तैमूर लंग ने बागपत व लोनी की तरफ से यमुना पार करने के बाद इसी जगह डेरा डाला 1398-1399 में। यहीं से दिल्ली में प्रवेश किया और कत्ले आम करवाया। तैमूर को कोटला में बनी मस्जिद का स्थापत्य बहुत पसंद आया और वह इसका डिज़ाइन अपने साथ समरकंद ले गया और वहाँ एक ऐसी ही मस्जिद तामीर करवाई। अगला हम देखते हैं कि सैयद और लोधी कालीन वास्तुकला को देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ सैयद एंड लोधी पीरियड। सैयद और लोधियों के कार्यकाल में विकसित हुई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उस युग की स्थापत्य में प्रतिबिंबित होती है। अब देखिए, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि हर राज्य अपने अपन आत्मनिर्भर होता चला गया। ठीक है, तो सैयद और लोधियों के कार्यकाल में विकसित हुई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। अब क्या होता है, जैसे समाज जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार का समाज होता है, जिस प्रकार का काव्य होता है, जिस प्रकार के लोग होते हैं, जिस प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, वही उसका प्रभाव जो होता है वो वास्तुकला पर दिखाई देता है, वास्तुकला काव्य पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो सैयद और लोधियों के कार्यकाल में विकसित हुई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उस युग के स्थापत्य में भी प्रतिबिंबित होती है। पहली बार बड़ी संख्या में सल्तनत के अमीरों के द्वारा भवन निर्माण करवाया गया और उनका स्तर सुल्तान की इमारतों से कम नहीं है। सैयदों के काल में खिज्र खां ने दिल्ली के खिजराबाद एवं मुबारक शाह के मुबारकाबाद या कोटला मुबारकपुर का निर्माण करवाया। इसके अलावा सुल्तान मुबारक शाह
का अष्टकोणीय मकबरा जो है वो निजामुद्दीन दरगाह के निकट चौराहे पर बना नीला बुर्ज या सैयद का मकबरा, सफदरजंग के मकबरे के पास सुल्तान मोहम्मद शाह और सीरी के पास एक मस्जिद भी बनी इसी युग के स्थापत्य के नमूने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या देखा। हमने देखा कि उस समय जो सैयद और लोदियों के कार्यकाल में जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी उस समय का स्थापत्य कला में साफ साफ झलकती है। और पहली बार ऐसी बड़ी संख्या में जो है सल्तनत के अमीरों के द्वारा भवन निर्माण करवाया गया। ठीक है, उनका स्तर जो है वो सुल्तानों की इमारतों से कम नहीं है। ये बताया गया है कि सैयदों के काल के खिज्र खां ने दिल्ली के खिजराबाद एवं मुबारक शाह ने मुबारकाबाद या कोटला मुबारक का निर्माण करवाया था। ठीक है, खिज्र खां ने खिजराबाद और मुबारक शाह ने मुबारकाबाद अपने नाम पर ही जो है कोटला मुबारकपुर का निर्माण करवा दिया था। इसके अलावा सुल्तान मुबारक शाह का अष्टकोणी मकबरा, निजामुद्दीन दरगाह के निकट चौराहे पर बना नीला बुर्ज या सैयदों का मकबरा, सफदरजंग के मकबरे के पास सुल्तान मोहम्मद शाह और सीरी के पीस एक मस्जिद भी इस युग के स्थापत्य की नमूने की अंतर्गत आती है। लोदियों के काल की इमारतों में बेहतर अनुपात और उच्च गुणवत्ता वाले सामान का प्रयोग देखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सामान उपयोग किए जा रहे हैं, जो मिट्टी बालू या फिर जो पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले सामान है। लोदियों के काल की वास्तुकला को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सुल्तानों द्वारा बनवाए गए अष्टभुजी मकबरे और अमीरों द्वारा बनवाए गए चतुर्भुजी मकबरे। कौन कौन से? लोदियों के काल की इमारतें जो है पहली बार हमने देखी कि गुणवत्ता वाले अगर देखा जाए तो काफ़ी गुणवत्ता इसमें थी। और साथ ही साथ में हमने देखा कि लोदियों के काल की वास्तुकला को दो भागों में बांटा गया है। पहला कि सुल्तानों द्वारा जो बनवाए गए अष्टभुजी मकबरे हैं जो कि सुल्तान द्वारा पहले की अष्टभुजी मकबरे बनवाए जाते थे, और दूसरा अमीरों द्वारा बनवाए गए चतुर्भुजी मकबरे। ठीक है, इस चार भुजा वाले मकबरे में टाइलों का प्रयोग हुआ है। बड़ी संख्या में मकबरे बनने के कारण इस काल को स्थापत्य काल की दृष्टि से मकबरों का युग भी कुछ विद्वानों ने कहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गुंबदों का आधार पर कंगूरे और गुलदस्ते बनाए गए हैं तथा दरवाजों को मेहराब का आकार देने के लिए छज्जों एवं कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। मकबरे आपको बताया था दरवाजे के ऊपर जो अष्टकोणी बनता था, अष्टकोणी नहीं अर्धवर्गाकार जो बनता था आकृति, उसे ही मकबरा कहते हैं। तो मकबरे के साथ लगी छोटी छोटी मस्जिदों के हिस्से 5 मेहराबों में विभाजित किए गए हैं। लोदियों के काल में बनी महत्वपूर्ण इमारतों में अगर बात की जाए तो 1418 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी द्वारा बनवाया गया बहलोल लोदी का मकबरा महत्वपूर्ण है। 5 गुंबदों वाले इस मकबरे के बीच में स्थित गुंबद की ऊंचाई सर्वाधिक है। ठीक है, क्या बताया गया कि 5 गुंबदों वाले इस मकबरे के बीच में स्थित गुंबद की ऊंचाई सर्वाधिक है और इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। कुछ इस प्रकार से 5 गुंबद थे, मान लीजिए 5 गुंबद बनवाया गया था और बीच में यहाँ पे 1 4 1 5। ठीक है, तो ये 5 में एक जो 5वां गुंबद था, ये बीच में जो था ये सबसे चारों से लंबा था। तो इस प्रकार से कुछ बनाया गया था। तो इसमें बताया गया कि लोदियों के काल में बनी महत्वपूर्ण इमारतों में 1418 में सिकंदर शाह लोदी द्वारा बनवाया गया बहलोल लोदी का मकबरा है। 5 गुंबदों वाले इस मकबरे के बीच में स्थित गुंबद की ऊंचाई सर्वाधिक है। इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में मुबारकपुर, कोटला में तिजुर्बा, दरगाह यूसुफ कत्ताल और राजों का भैंस और जमरूदपुर का पंचबुर्गा, बस्ती का बावली, मस्जिद खैरपुर और कुतुब परिषद में इमाम जामिन उर्फ इमाम मोहम्मद अली का मकबरा, जिसे हम हसन भाई की मीनार के नाम से भी जानते हैं, और मकबरा लंगर खां, जहान महल, बड़े खां और छोटे खां का मकबरा, शीर्ष गुंबद, दादी पोती का मकबरा भी प्रसिद्ध इमारतें हैं। लोदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं दिल्ली में बनी 2 इमारतें सिकंदर लोदी का मकबरा और मोठ मस्जिद है। आपको ध्यान रखना है कि लोदी युग की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं दिल्ली में बनी 2 इमारत हैं वो सिकंदर लोदी का मकबरा और मोठ मस्जिद है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक हमने देखा है। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण मकबरे हैं। सिकंदर लोदी का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 में बनवाया गया। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 में बनवाया गया। इस अष्टकोणी मकबरे में निर्मित गुंबद की प्रत्येक भुजा में 3-3 मेहराबें बनवाई गई हैं। यह मकबरा एक वर्गाकार ऊंची चहारदीवारी के प्रांगण में स्थित है, जिसके चारों किनारों पर बुर्ज बनाए गए हैं और बागनुमा अहाते में दफनाने की इस शैली में संभवतः मुगलों ने प्रेरणा ली है।
ठीक है। क्या बताया गया कि जो सिकंदर लोदी का जो मकबरा था, ये अष्टकोणी मकबरे से निर्मित गुंबद की प्रत्येक भुजा में 3-3 मेहराबें बनाई गई हैं। ये अष्टकोणी मकबरा था और इसमें प्रत्येक गुंबद की जो है वो 3-3 मेहराबें बनाई गई हैं प्रत्येक गुंबद में। ये भी बताया गया है कि एक मकबरा जो है वो वर्गाकार ऊंची 4 दीवारी के प्रांगण में स्थित है। ठीक है, वर्गाकार ऊंची 4 दीवारी, मतलब 4 दीवारी, इसके चारों ओर 4 दीवारी हैं, इसी के बीच में ये जो है सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो बनाया गया है। और बताया गया कि इसके चारों किनारों पर जो है बुर्ज बनाए गए हैं, मतलब खंभे नुमा बुर्ज बनाए गए हैं। और बाग नुमा बुर्ज खलीफा जैसे आपने देखा होगा तो उसको आप उससे आप समझ सकते हैं। बागनुमा अहाते में दफनाने की शैली से संभवतः मुगलों ने प्रेरणा ली है। अगला हम देखते हैं मस्जिद मोट। ठीक है, मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भूया द्वारा 1505 ईस्वी में करवाया गया था। बताया गया है कि मोट का जो आशय है, बताया गया है कि मोट का आशय दाल को एक प्रकार से है। ठीक है, दाल की एक प्रकार से है। माना जाता है कि इस वर्गाकार मस्जिद का, वर्गाकार मतलब जो इसकी चारों भुजाएं बराबर हों, का निर्माण दाल की बिक्री से हुई आय से हुआ था। ठीक है, इस समय इतनी दाल बिक गई थी कि उस दाल के जो आय आ रही थी, उस दाल के आय से ही मकबरे का निर्माण कर दिया था। ठीक है, तो यह मस्जिद 5 विविध रूपों वाली मेहराबों से बनी है, जिसमें बीच वाली मेहराब सबसे बड़ी है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि यह मस्जिद 5 विविध रूपों वाली मेहराबों से बनी है, जिसमें बीच वाली मेहराब सबसे बड़ी है। ढलवा दीवारों वाली इस इमारत में यह मेहराबों एक तल्लहर के समान प्रतीत होती है। इनके ऊपर 3 समान अनुपात वाले गुंबद बने हैं। सजावट के लिए रंगीन पत्थरों को जोड़कर नक्काशी की गई है। इनका स्थापत्य इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इसके निर्माण में हुए नवीनता से युक्त है, मतलब नई नई कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ में यह शिल्प आगे चलकर मुगल काल में प्रचलित हुआ। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं मध्यकालीन प्रांतीय शैलियों का स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल पीरियड रीजनल स्टाइल्स, यानी जौनपुर को हम यहाँ पे देखते हैं, अपने शहर को। ठीक है, तो जौनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थानीय शर्की सुल्तानों के काल में बनी मस्जिदें भी दिल्ली सल्तनत के काल की मस्जिदों की केंद्रीय शैली का ही अंग मानी जाती है। अब देखिए, अब जो कला विकसित हुई थी दिल्ली से, उस वही कला जो है जौनपुर में या फिर अन्य शहरों में कैसी आती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जौनपुर जो है ये मध्यकालीन प्रांतीय शैलियों का स्थापत्य है। मध्यकालीन प्रांतियों का स्थापत्य शैली को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है जो जौनपुर है, में जौनपुर में स्थानीय शर्की, जो उसके शर्की सुल्तान थे, काल में बनी मस्जिदें भी दिल्ली सल्तनत के काल की मस्जिदों का केंद्रीय शैली का ही अंग मानी जाती है। यानी जो दिल्ली सल्तनत में जो मस्जिदों का निर्माण हो रहा था, उन्हीं कलाकृतियों का यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, उसकी का एक अंग माना जाता है। कॉपी पेस्ट यहाँ पे कहना गलत होगा। जौनपुर में झंझरी मस्जिद जो कि 1425 में इसका निर्माण किया गया था। अटाला मस्जिद 1376 से 1408 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। जामा मस्जिद 1478 की वास्तुकला की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? झंझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद। झंझरी मस्जिद 1425 में, अटाला मस्जिद 1376 से 1408 के बीच में, और जामा मस्जिद का निर्माण जो हुआ था वो 1478 में हुआ था। वास्तुकला की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों की बनावट एक ही प्रकार की है। इनमें एक बड़ा अहाता और 3 और इबादत खाने हैं। ठीक है, एक और अहाता, एक बड़ा अहाता है और एक 3 क्या है? 3 और बड़े इबादत खाने हैं। ये इबादत खाने 1 या 2 मंजिल के हैं। ठीक है, जो इबादत खाने हैं 1 या 2 मंजिल के हैं। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया कि एक बड़ा अहाता है और 3 बड़े इबादत खाने हैं। मान लीजिए एक बड़ा अहाता है और इसके बराबर, इसके बगल बगल में 3 बड़े इबादत खाने हैं। बताया गया कि इबादत खाने 1 या 2 मंजिले के हैं। ठीक है, चारों तरफ इस प्रकार से निर्माण किया गया है। बताया गया है कि ये इबादत खाने 1 या 2 मंजिले के हैं तथा खंभे, दीवारगारों और रोड़े से बने हैं। इनकी छतें सपाट है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इबादत घर के मध्य भाग में बना सिंह द्वार है। ठीक है, इबादत घर के मध्य भाग में जो बना सिंह द्वार है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता को परिलक्षित करता है। यह एक विशाल मेहराब द्वार है जिसके किनारों पर आयताकार फलक बने हैं और उन पर नक्काशी की गई है। जौनपुर के सरकी शासकों की इस इमारतों पर परंपरागत मंदिर शैली का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इनकी रचना तुगलक काल में बनी बेगमपुरी मस्जिद से मिलती जुलती है। इनके अलावा जौनपुर में शाही किला, लाल दरवाज़ा मस्जिद, अकबरकालीन शाही पुल की आदि का भी निर्माण महत्वपूर्ण इमारतें हैं। ठीक है, कौन कौन से? जौनपुर में शाही किला, लाल दरवाज़ा मस्जिद और अकबरकालीन शाही पुल का भी निर्माण महत्वपूर्ण है।
कौन कौन सी इसमें मस्जिदें थी? झंझरी मस्जिद, अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद। इस तीन मस्जिदों का आपको ध्यान रखना है। और बताया गया है कि लाल दरवाज़ा मस्जिद अकबर कालीन जो शाही पुल था और शाही किला, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें थी उसमें हमने देखा कि एक बड़ा अहाता होता था बीच में और 3 उसके इबादत खाने होते थे, और जो ये इबादत खाने होते थे ये 1 या 2 मंजिलों के होते थे और ये रोड़े या फिर दीवार गारों से बनाए जाते थे। अब अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश का ही एक देखिए यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, एक अगला राज्य है गुजरात। तुर्की विजेताओं ने गुजरात के कारीगरों से राज्य में अनेक सुंदर और महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया। जो तुर्की विजेता थे उन्होंने गुजरात के कारीगरों से राज्य में अनेक सुंदर और महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया। गुजरात के इस काल के स्थापत्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भवनों पर लकड़ी जैसी नक्काशी का काम मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर पत्थरों की जाली का काम भी बहुत सराहनीय ढंग से किया गया है। गुजरात शैली की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जामा मस्जिद है। आपको ध्यान रखना है कि गुजरात शैली की सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत है वो जामा मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण अहमद शाह ने करवाया था और सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर में जामा मस्जिद बनवाई। यह इमारत शिल्प कला की दृष्टि से गुजरात की सबसे सुंदर मस्जिद मानी जाती है। क्या कहा गया है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर में जामा मस्जिद बनवाई। यह इमारत जो है शिल्प कला की दृष्टि से गुजरात की सबसे सुंदर मस्जिद मानी जाती है। भड़ौज की जामा मस्जिद, खंभात की जामा मस्जिद, ढोलका की हिलाल खां काजी मस्जिद भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। अहमदाबाद में राजधानी है। अहमदाबाद में सैयद आलम की मस्जिद, 3 दरवाज़ा, अहमद खां का मकबरा, रानी का हुजरा और कुतुबुद्दीन की मस्जिद, रानी सीपरी मस्जिद में भी प्रसिद्ध इमारतें हैं। यहाँ बनी सीदी बशीर मस्जिद अपनी झूलती मीनारें अर्थात शेकिंग्स मीनार्स के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर की रूपमती मस्जिद और कांकरिया झील भी मध्यकालीन स्थापत्य की शानदार नमूने के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या हमने देखा कि तुर्की विजेताओं ने गुजरात के कारीगरों का उपयोग करके सुंदर और महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया। बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भवनों की लकड़ी जैसी नक्काशी काम मानी जाती है, मतलब नक्काशी की जो है काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। बताया गया कि पत्थरों को जाली का काम भी बहुत सराहनीय है, मतलब पत्थरों की जाली का काम भी बहुत सराहनीय ढंग से किया गया है, मतलब उनको नक्काशीदार शेप लाने के लिए। इसी रूप में बताया गया कि जामा मस्जिद जो है सबसे महत्वपूर्ण गुजरात की मानी जाती है। इसका निर्माण जो है अहमद शाह ने करवाया था, माफ़ कीजिएगा। और सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर में जम्मत मस्जिद बनवाई थी। इमारत शिल्प कला की दृष्टि से गुजरात की सबसे सुंदर मस्जिद मानी जाती है। और इसमें बताया गया कि अन्य जो मस्जिदें हैं वो भड़ौज की जामा मस्जिद, खंभात की जामा मस्जिद, ढोलका का हिलाल खां की काजी मस्जिद भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब कश्मीर देख लेते हैं। तो कश्मीर के मुसलमान शासकों ने भी हिंदुओं की पुरानी परंपरागत पत्थर और काष्ठ की कला शैली अपनाई थी। ठीक है, राज्य के जो महान शासक जैनुल आब्दीन के शासनकाल में यहाँ कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। श्रीनगर में बनी मदनी का मकबरा, उसके निकट बनी मस्जिद स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक मानी जाती है। बुतशिकन के नाम से प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बाद में इसका विस्तार जैनुल आब्दीन ने किया था। क्या बताया जाता है कि कश्मीर में जो है बात किया जाए तो हिंदुओं की पुरानी परंपरागत पत्थर और काष्ठ की कला का शैली अपनाई गई है। इसमें बताया गया कि जैनुल आब्दीन के शासनकाल में जो है यहाँ पे कुछ इमारतों का निर्माण किया गया है। और बताया गया कि श्रीनगर में जो बनी मदनी का मकबरा है उसके निकट बनी मस्जिद स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है। ये भी बताया गया है कि सिकंदर बुतशिकन के नाम से जो प्रसिद्ध शासक था सिकंदर ने श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बाद में उसका विस्तार जैनुल आब्दीन ने किया था। तो जामा मस्जिद आपको ध्यान में रखना है, सिकंदर ने करवाया था। ठीक है, जो कि बुतशिकन के नाम से प्रसिद्ध शासक था। अगला हम देख लेते हैं बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य को देख लेते हैं। दक्कन के बहमनी और बाद के शासकों ने एक मिश्रित कला शैली को जन्म दिया। इसमें भारतीय, तुर्की, मिस्री और ईरानी शैलियों का समन्वय है। क्या कहा गया है कि दक्कन के बहमनी और बाद के शासकों ने एक मिश्रित कला शैली को जन्म दिया। इसमें भारतीय, तुर्की, मिस्री और ईरानी शैलियों का समन्वय है। भारतीय, तुर्की, मिस्री और ईरानियों का समन्वय है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
गुलबर्गा और बीदर की मस्जिदें इस शैली की बनाई गई हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा क्लास एनसीईआरटी की किताबों में कि गुलबर्गा और बीदर की मस्जिदें जो हैं वो इसी शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। इसी शैली में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा या गोल गुम्बद जिसे कहा जाता है बीजापुर में जो है निर्मित किया गया है, बनाया गया था। इस शैली की अन्य प्रमुख इमारत अगर बात किया जाए तो गुलबर्ग की जामा मस्जिद, दौलताबाद की मीनार और बीदर का महमूद गवां का मदरसा है। यहाँ बना अलाउद्दीन का मकबरा दिल्ली के तुगलक काल की बनी इमारतों जैसा बनाया गया है। हैदराबाद में सन 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई मशहूर चार मीनार इमारत के चौराहे पर बनी है और इसकी दिशाओं के चारों ओर रास्ते जाते हैं। इसके निकट बनी एक विशालकाय प्रांगण है जिस प्रांगण के लिए प्रसिद्ध है जामा मस्जिद। यहाँ बना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गोलकुंडा का किला भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। सन 1750 में निजाम सलाबत जंग ने तेहरान के शाह पैलेस के तर्ज पर चौमहला महल बनवाया था। इसमें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न महल बनवाए गए थे। सन 1870 में नवाब वकार उल उमरा ने फल्कनुमा महल बनवाया। यह महल इतावली और ट्यूडोर स्थापत्य के मिश्रण का नमूना है। क्या बताया गया है? क्या में बताया गया कि दक्कन और बहमनी के बाद के शासकों ने जो है मिश्रित कला शैलियों को जन्म दिया। इसमें जो है बहमनी साम्राज्य में जो वास्तुकला देखी जाती है राज्य में, तो इसमें बताया गया कि भारतीय, तुर्की, मिस्री और ईरानी शैलियों का समन्वय यहाँ पे देखा गया है। ये भी बताया गया गुलबर्गा और बीदर की मस्जिदें इसी शैली की बनाई गई हैं। ठीक है, और बताया गया कि आदिल शाह का जो मकबरा है इसी शासनकाल में बनवाया गया था, इसी समय में बनवाया गया था। और आदि मकबरों की बात किया जाए तो गुलबर्गा की जो जामा मस्जिद थी, दौलताबाद की मीनार थी, बीदर का महमूद और गवा का मदरसा, यहाँ की यहाँ की महत्वपूर्ण मस्जिदें थी। ठीक है, अब बताया गया कि अलाउद्दीन का मकबरा दिल्ली के तुगलक काल की बनी इमारतों जैसा बनाया गया है। जो यहाँ पे बनाया गया है अलाउद्दीन का जो मकबरा बनाया गया है इसी काल में, तो बताया गया कि ये दिल्ली इमारतों जैसा बनवाया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि हैदराबाद में सन 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया मशहूर चार मीनार इमारत एक चौराहे पर बनी है। बताया गया कि 1750 में निजाम सलाबत संघ ने तेहरान के शाह पैलेस की तर्ज पर चौमहला महल बनवाया था। इसमें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न महल बनवाए थे। ठीक है, चार महल इसका निर्माण किया, चौमहला महल इसे कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं बंगाल राज्य में बंगाल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ विकसित थी। तो मध्यकाल में बंगाल के स्थापत्य की विशेषता यह है कि इसमें पत्थर का काम और कम ईंटों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। ठीक है, इसमें पत्थर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है जबकि ईंटों का उपयोग कम किया गया है उसकी दृष्टि से। इस शैली में छोटे छोटे स्तंभों पर बनी नोकदार मेहराब, हिंदू मंदिरों की परंपरागत लहरदार कार्निस और कमल सरीखे सुंदर हिंदू सजावट के प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। इन इमारतों के अवशेष गौर, लखनौती, पडुआ आदि इलाकों में मिलते हैं। इस शैली का पहला मकबरा जफ़र खां गाजी का मकबरा और उसकी मस्जिद है। यह इमारत भी हिंदू मंदिरों की सामग्री से बनी प्रतीत होती है। पंडुआ में बनी विशाल मस्जिद अदीना का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। यहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह या एक लाखी का सुंदर मकबरा भी है। यहाँ की अन्य प्रसिद्ध इमारतों में लोटन मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद जो है आदि प्रसिद्ध हैं। अखी सिराजुद्दीन कोतावली दरवाज़ा, दाखिला दरवाज़ा, तांतीपोरा मस्जिद और चमकट्टी मस्जिद भी बंगाल की प्रसिद्ध इमारत है। तो इसमें हमने क्या देखा कि मध्यकाल के बंगाल में जो स्थापत्य कला थी उसमें ईंटों का प्रयोग कम किया गया था, ईंटों का प्रयोग ज़्यादा किया गया था, पत्थरों का काम कम और ईंटों का प्रयोग ज़्यादा किया था। उल्टा हमने उस समय बोल दिया था। तो देखिए, पत्थरों का काम कम किया गया था लेकिन ईंटों का प्रयोग ज़्यादा किया था। इसमें बताया गया कि नोकदार मेहराब, हिंदू मंदिरों परंपरागत लहरदार कार्निस, कमल सरीखे सुंदर हिंदी जो सजावटों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। बात करें तो इमारतों की, तो अवशेष जो है लखनौती, पंडुआ आदि इलाकों में मिलते हैं। और इस शैली का जो पहला मकबरा है वो जफ़र खां गाजी का मकबरा है। ठीक है, उसकी मस्जिद है। बताया गया है कि हिंदू मस्जिदों की सामग्री से बनी प्रतीत होती है। यह इमारत जो है वो हिंदू मंदिरों की सामग्री से बनी प्रतीत होती है, मतलब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया है। ये भी बताया गया कि पंडुआ में बनी विशाल मस्जिद अदीना का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। यहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का या एक लाखी का सुंदर मकबरा भी है। यहाँ की अन्य प्रसिद्ध इमारतों में लोटन मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद आदि महत्वपूर्ण विशेषता रखती है। अगला देखते हैं विजयनगर। ठीक है, हरिहर बुक का।
तो यहाँ पे विजयनगर काल जो है 1336 से 1565 के समय तक चलता है। और बात करें तो अगर इस काल की विशेषताओं की बात करें तो विजय काल जो है वो 1336 से 1565 के स्थापत्य पर चालुक्य, चोल, पांड्य और होयसलों का प्रभाव दिखाई देता है। कौन कौन से शासकों का? चालुक्य, चोल, पांड्य और होयसलों का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर जो है वो सैन्य और राज्यकाज लोगों के भवनों के स्थापत्य को स्थायित्व देने के लिए पहली बार मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मजबूत पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया था। इस काल में 3 प्रकार के मंदिर बने। छोटे प्रकार के मंदिर जिसे ढ्योढ़ी कहते हैं, ढ्योढ़ी, और मूर्तियों का कमरा एवं गर्भगृह मिलते हैं। मध्यम आकार के मंदिरों में एक गर्भगृह है, शुकानासी जो जिसमें एक छोटा कमरा जो बड़े कमरे में मिलता है। नवरंग 2 भवनों के बीच अंतराल और रंग मंडप जो कि स्तंभ युक्त भवन बनाए गए। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स है, आपको देख लेना है। बड़े आकार में मंदिरों में चोल शैली जैसा राय गोपुरम बनवाया गया। इस गोपुरम का शीर्ष हिस्सा शाल शिखर बनवाया गया था जो कि आकार में गोल पीपे जैसा होता था। मंदिरों के मंडप में अतिरिक्त कल्याण मंडप का निर्माण इस काल की विशेषता है। इस कल्याण मंडप में देवी देवताओं को विवाह संपन्न होते थे, इसलिए इस स्थापत्य को कल्याण मंडप मगोपुर शैली भी कहा जाता है। एक अन्य प्रकार की विशेषता एक ही चट्टान को काटकर बने अलंकृत स्तंभों का प्रयोग भी है। इन स्तंभों में पशुओं विशेषकर घोड़े का अंकन है। पिछले पैरों पर खड़े उग्र घोड़े की प्रतिमा के अंकन को बहुत सराहना मिली है। विजयनगर कला का एक महत्वपूर्ण बिंदु सहस्त्र स्तंभीय यानी 1000 खंभों वाला मंडप है। ये खंभे संगीत का गुण रखते हैं, इसलिए इन्हें संगीतमय खंभे के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों में मूर्ति प्रतिस्थापन में शासकों और उनकी पत्नियों की भी मूर्ति लगाई जाने लगी। विजयनगर काल में सरोवरों के साथ बनाए गए इन मंदिरों में विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण महत्वपूर्ण है। क्या देखा हमने कि मंदिरों का जो मूर्ति प्रतिस्थापन में शासकों और उनकी पत्नियों की भी मूर्ति लगाई जाने लगी। विजयनगर काल में सरोवरों के साथ बनाए गए इन मंदिरों में विट्ठलनाथ मंदिर, हजार रामा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर आदि तमाम प्रकार की सुग्रीवा गुफा, विठाला मंदिर, कृष्ण मंदिर तथा महानववी डिम्बा प्रमुख है। हम्पी को इसलिए भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। हम्पी को भी, जो हम्पी शहर है उसको जो है इसलिए भी मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तमाम प्रकार की मंदिरों बनाई गई थी। बात करें मंदिरों का शहर कहा जाता है। हजारा मंदिर की दीवारों पर रामायण के चित्र भी उकेरे गए हैं। मंदिरों के अलावा कृष्णदेव द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था और भुवन विजयम की स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजकीय लोगों के स्थापत्य में रानी का स्नानागार, बड़ाव लिंग, हाथीघर और कमल महल भी विशेष है। विजयनगर शासकों ने नगर की रक्षा के लिए प्रवेश द्वारों का एक प्राचीर का निर्माण किया था। ठीक है, प्राचीर का निर्माण करवाया था। इस शैली को बाद में मुगलों ने अपनाया। इसी तरह कमल महल में भी मेहराबों का प्रयोग किया गया है। शहर में जलापूर्ति यानी जल की आपूर्ति करने के लिए कई प्रकार के जलाशयों का निर्माण भी करवाया गया था। तो हमने क्या देखा कि विजयनगर काल जो है जो कि 1336 से 1565 तक चला था। इसमें जो है चालुक्य, चोल, पांड्यों और होयसलों का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें बताया गया कि मंदिर, सैन्य और राजकीय लोगों के भवनों के स्थापत्य को स्थायित्व देने के लिए पहली बार मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मंदिर, सैन्य और राजकीय लोगों, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 की पॉइंट्स है। इसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के मंदिर होते थे। छोटे प्रकार के मंदिर जिसे ध्योढ़ी कहते थे, मूर्तियों का कमरा एवं गर्भगृह मिलते हैं। और मध्यम आकार के मंदिरों का, देखिए जो छोटे प्रकार के मंदिर होते थे उसमें ध्योढ़ी, मूर्तियों का कमरा एवं गर्भगृह मिलता है। गर्भगृह मतलब जिसमें मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। अब बताया गया मध्यम आकार के मंदिर जो है बनवाया गया और बड़े आकार के मंदिरों में चोल शैली जैसे राया गोपुरम बनवाया गया था। ठीक है, मध्यम, छोटा और बड़े आकार के मंदिर, 3 प्रकार के मंदिर। इसमें यह भी बताया गया है कि मंदिरों में जो है मंडप के अतिरिक्त जो है कल्याण मंडप का निर्माण इस काल की विशेषता है। कल्याण मंडप क्या होता है? जिसमें देवी देवताओं को विवाह संपन्न होते थे, इसलिए इस काल के स्थापत्य को कल्याण मंडप मगोपुरम की शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
ये विशेषता एक और बात करें तो इसमें जो है चट्टान को काटकर बने अलंकृत स्तंभों का प्रयोग किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि विशेषकर घोड़ों का अंकन, इसमें कई प्रकार के पशुओं का भी अंकन किया गया है, इसमें विशेष प्रकार के घोड़ों का अंकन भी किया गया है। और विजयनगर कला की महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो हजार खंभों वाला मंडप है, ठीक है, सहस्त्र स्तंभीय यानी हजार खंभों वाला मंडप, जो कि इसकी विशेषता को दर्शाता है। ये खंभे जो है संगीत का गुण रखते हैं, इसलिए इसे संगीतमय खंभे कहते हैं, यानी म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। इसमें यह भी बताया गया कि जो मंदिर थे उसमें शासकों के साथ साथ शासकों और उनकी पत्नियों के साथ मूर्ति भी लगाई जाने लगी, ठीक है। मूर्ति प्रतिस्थापन के में जो है शासकों और उनकी पत्नियों की भी मूर्ति लगाई जाने लगी थी। और प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए तो मिट्ठलनाथ का मंदिर, हजार रामा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, सुग्रीवा गुफा, बिठाला मंदिर, कृष्ण मंदिर, महानवमी डिम्बा, ये प्रमुख प्रकार के मंदिरों में अंतर्गत आते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि विजयनगर शासकों ने नगर की रक्षा के लिए प्रवेश द्वारों का एक प्राचीर का निर्माण युक्त प्राचीर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मतलब एक ऐसे होता ना पहले कि आप अगर नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो एक बड़ा द्वार से आपको गुजरना होता था, तो उसे प्राचीर कहते हैं, जिसको आप पार कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता था, तब तक आगे वाली सेना उसके आक्रमण कर लेती थी। तो इस प्रकार से ये विजयनगर था। अगला हम देखते हैं मालवा। मालवा क्षेत्र के मांडू और धार के इलाकों में स्थापत्य कला के, ऋतिक रोशन वाली फिल्म आपको याद आ गई होगी। तो मालवा क्षेत्र के मांडू और धार के इलाकों में स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ की इमारतों में रंगीन टाइलों का प्रयोग किया गया है, इनसे इनकी सुंदरता बहुत बढ़ गई है। मालवा में पहली बार इमारत कमाल मौला मस्जिद, जो कि 1400 में निर्माण किया गया था। इसके बाद धार में लाट मस्जिद और दिलावर खां मस्जिद का निर्माण हुआ। मांडू में मलिक मुंगीज जहाज महल और हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा और अशरफी महल और कई सुंदर दरवाजे का निर्माण किया गया है। सूर्य स्थापत्य की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए अफगान शासक शेरशाह सूरी और उसके पुत्र इस्लाम शाह या सलीम शाह की बनवाई हुई इमारतों का स्थापत्य भारतीय कला का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल की कला को मुगल पूर्व काल के वास्तुकाल के चरमोत्कर्ष तथा नई शैली के शुरुआत नमूने के तौर पर देखा जाता है। जो सूरी स्थापत्य कला है इसको मुगल पूर्व काल, मतलब जो मुगल से पूर्व काल का था, उसके चरमोत्कर्ष मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी इमारतों का निर्माण करवाया गया, चरमोत्कर्ष और नई शैली मतलब नई शैली की शुरुआत के नमूने के तौर पर देखा जाता है। शेरशाह सूरी का युग जो है सबसे बेहतरीन स्थापत्य का नमूना उसका स्वयं का सासाराम, जो कि बिहार में बनवाया हुआ मकबरा है। शेरशाह का मकबरा झील के अंदर एक ऊंचे टीले पर निर्मित हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। मकबरा बाहर से मुस्लिम प्रभाव एवं अंदर से हिंदू प्रभाव से निर्मित है। वास्तुविद इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इस संपूर्ण उत्तर भारत की सर्वोत्तम कृति कहा है। यह देश में अफगान शासकों के काल की कारीगरी के अंतिम श्रेष्ठ नमूने के तौर पर जाना जाता है। उसने रोहतास में एक किला भी बनवाया है। शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही की नींव डाली। इस नगर के अवशेषों में लाल दरवाज़ा या शेरशाह दरवाज़ा एवं काबुली या खूनी दरवाज़ा ही देखने को मिलते हैं। इसका नाम खूनी दरवाज़ा बाद में तब पड़ा जब अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पुत्रों और पोतों को अंग्रेजों ने यहाँ लाकर गोली से मार डाला था। शेरशाह ने दीन पनाह को तुड़वाकर उसके मलबे पर पराने किले का निर्माण करवाया। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने इस किले के अंदर किला ए कुहना नाम की शानदार मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद में प्रवेश के लिए घोड़े की नाल के आकार की वाली मेहराब युक्त 5 दरवाजे हैं। इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि इसके स्थापत्य में लोदी और मुगलों के बीच संक्रमण काल का भी पता चलता है, ठीक है। संक्रमण काल मतलब कि उस काल का जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो नीतियाँ थी वो काफ़ी संक्रमित हो गई चुकी थी, मतलब गड़बड़ थी। इस मस्जिद के परिसर में एक शेर मंडल नाम की अष्टभुजी 2 मंजिल मंडप और छतरी निर्मित है। इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण जो है हुमायूं की मौत हो गई थी। शेरशाह से रोहतांगगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसवाया गया था। सन 1541 ईस्वी में उसे पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया था। शेरशाह के बेटे सलीम शाह ने दिल्ली
में यमुना किनारे एक नए नगर को बसाने के लिए रोड़ी से बने एक नए किले की नींव डाली। इसे सलीमगढ़ या फिर नूरगढ़ कहा जाता है। बाद में इसके निकट मुगलों ने लाल किला बनवाया और एक पुल के जरिए उसे जो है लाल किले से जोड़ दिया। मुगल काल में इसका प्रयोग बतौर जेल खाना भी हुआ है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के निकट शेरशाह के दरबारी ईशा खां का मकबरा और मस्जिद भी सूर्य युग की महत्वपूर्ण इमारत है। यह मस्जिद 3 मेहराब वाली है। इसके निकट उसका मकबरा भी 1547 ईस्वी का बना हुआ है। ये इमारतें सैयद और लोदी काल की इमारतों के जैसी और उसमें पूर्व मुगल स्थापत्य के लक्षण मिलते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से आपका सूरी जो स्थापत्य कला था, इसमें हमने क्या देखा कि शेरशाह सूरी और उसके पुत्र जो इस्लाम शाह की जो सलीम शाह की द्वारा बनवाई हुई इमारतों का स्थापत्य भारतीय महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भारतीय कला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बताया गया है कि ये जो सूर्य स्थापत्य था ये मुगल पूर्व काल और वास्तुकाल के चरमोत्कर्ष का एवं देखिए मुगल पूर्व काल के वास्तुकला के चरमोत्कर्ष तथा नई शैली के शुरुआती नमूने के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, इसमें बात किया गया है कि सासाराम जो बिहार में मकबरा बनवाया गया था ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है सूर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत। बताया गया कि शेरशाह का मकबरा जो कि झील के अंदर एक ऊंचे टीले पर निर्मित हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करता है। बताया गया है कि मकबरा जो है वो बाहर से मुस्लिम प्रभाव एवं अंदर से जो है वो हिंदू निर्मित है। कौन सा मकबरा? जो शेरशाह का मकबरा जो कि झील के अंदर बनवाया गया था। ये भी बताया गया है कि उत्तर भारत की सर्वोत्कृष्ट इसे बनाया गया है। बताया गया है कि उत्तर भारत की सर्वोत्तम कृति से बताया गया है। जो शेरशाह का मकबरा है इसे उत्तर भारत का सर्वोत्तम कृति भी बताया गया है। ये भी बताया गया है कि कारीगरी के अंतिम श्रेष्ठ नमूने के तौर पर जाना जाता है। आगे बात करें तो हमने देखा कि शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही की नींव डाली थी। ठीक है, शेरशाह ने जो है दिल्ली पर कब्जा कर शेरगढ़ या शेरशाही की नींव डाली थी। इसने बताया था कि इसमें लाल दरवाज़ा, शेरशाह दरवाज़ा, काबुली का खूनी दरवाज़ा ही देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में बताया है कि इस नगर के अवशेषों में लाल दरवाज़ा, शेरशाह दरवाज़ा और काबुली के खूनी दरवाज़ा को ही देखने को मिलते हैं। बताया गया कि खूनी दरवाज़ा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बाद में जो है बहादुर शाह जफर के पुत्र और उसके पोतों को जो है जो कि अंतिम मुगल शासक थे ये इनको गोली मार दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसके बाद इसके खूनी दरवाज़ा नाम कर दिया गया था। पुराने किले का निर्माण करवाया था, उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण करवाया था। अगर अगला बात करें तो किला ए कुहाना नाम के शानदार मस्जिद का निर्माण भी करवाया था शेरशाह ने। ठीक है, इसी किले के अंदर 1541 ईस्वी में। आगे देखने की बात करते हैं तो घोड़े की नाल के आकार वाली मेहराब युक्त 5 दरवाजे हैं जिसके अंतर्गत किसके किला ए कुहाना में। ठीक है, 5 दरवाजे हैं। ये इससे इसकी महत्ता को और जो है चार चांद लग जाते हैं। इससे स्थापत्य से लोदी और मुगलों के बीच संक्रमण काल की भी पता चलता है। इसमें बताया गया कि 1541 में उसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था और शेरशाह का जो बेटा सलीम शाह था उसने दिल्ली के यमुना किनारे एक नए नगर को बसाने के लिए रोड़ी से बने एक नए किले की नींव डाली थी। तो ये चीज़ें थी। अब अगला हम देख लेते हैं अवध का स्थापत्य कला को देख लेते हैं। तो अवध प्रांत की राजधानी रहे लखनऊ का स्थापत्य भी विशिष्ट है। पहले क्या थी? अवध प्रांत की जो राजधानी थी वो लखनऊ थी। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ अवध। इसमें से अधिकांश इमारतें नवाब आसिफुद्दौला जो कि 1775 से 1798 तक रहा के काल में बनी थी। अवध की सबसे प्रसिद्ध इमारत जो है वो बड़ा इमाम बाड़ा है। आप लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़ा इमाम बाड़ा मिलेगा जो कि उसकी जो है लखनऊ की आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो अवध की महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत सामने लेकर कर आती है। इसके पश्चिमी हिस्से में रूमी दरवाज़ा बनाया गया है। यह दरवाज़ा दोनों तरफ से ऊपर से नीचे तक बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित है। वह बना छोटा इमामबाड़ा या फिर हुसैनाबाद इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। ठीक है, जो छोटा इमामबाड़ा या फिर हुसैनाबाद इमामबाड़ा था उसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। नवाब गाजिउद्दीन हैदर का मकबरा जिसे शाहनजफ इमामबाड़ा भी कहते हैं फारसी शैली से प्रेरित है। मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन जो कि 1735 से 1800 तक थे ने कास्टेंटिया या ला मार्टिनियर नामक इमारत बनवाई थी। इसकी उत्तर भारत में यूरोपीय शैली से बनी पहली बड़ी इमारतों में गिनती होती है। यूरोपीय शैली में बनी एक अन्य इमारत 76 मंजिल है जिसे नवाब नजीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। नवाब वाजिह अली शाह ने कैसर बाग का निर्माण करवाया। अवध की इमारतों की एक प्रमुख विशेषता उनके दरवाज़ों में सजावट के लिए मछली का प्रयोग मानी जाती है।
इसके अलावा बारादी, सिकंदर बाग और बनारसी बाग, जिसे चिड़ियाघर नाम जाना जाता है, भूल भुलैया और कुछ तहखाने भी हैं यहाँ के महत्वपूर्ण स्थापत्य का हिस्सा है। कौन कौन से? बारादी, सिकंदर बाग, बनारसी बाग जिस जो चिड़ियाघर है, भूल भुलैया आदि कुछ तहखाने भी यहाँ के महत्वपूर्ण स्थापत्य का हिस्सा है। लखनऊ रेजिडेंसी वर्तमान में एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। यह इमारत अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में रह रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करती थी। रेजिडेंसी के खंडहर हमें लखनऊ में 1857 के महान विद्रोह के याद दिलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा अवध का स्थापत्य में कि ये जो अवध का जो स्थापत्य है वो अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ स्थापत्य की विशिष्ट है। इसमें हमने देखा कि जो है नवाब आसिफुद्दौला के द्वारा, आसिफुद्दौला का काल महत्वपूर्ण, इस काल के अंतर्गत कई इमारतों का निर्माण करवाया गया है। बताया गया है कि सबसे प्रसिद्ध जो अवध की इमारत है वो बड़ा इमाम बाड़ा है। इसके पश्चिमी हिस्से में रूमी दरवाज़ा बनवाया गया है और यह जो है दोनों तरफ से ऊंचे और नीचे बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित है। उसके अलावा बताया गया कि इसके अलावा बताया गया कि छोटा इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। ठीक है, अगली बात जो है वो नवाब गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा, जिसे शाह नजफ इमाम बाड़ा भी कहते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, फारसी शैली से प्रेरित है। ठीक है, और मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन के द्वारा कास्टेंटिया या फिर ला मार्टिनियर नामक इमारत जो है बनवाई गई है। इसकी उत्तर भारत में यूरोपीय शैली से बनी पहली बड़ी इमारत में गिनती होती है। आगे देखें तो यूरोपीय शैली में बनी एक अन्य इमारत जो है छतर मंजिल है, जो कि नवाब नजीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। आगे देखें तो कैसर बाग का निर्माण करवाया था नवाब वाजिब अली जो है। कैसर बाग अब बस स्टेशन भी है, बस स्टॉप भी है कैसर बाग जो है, तो नवाब वाजिद ने इसका निर्माण करवाया था। अवध की इमारतों का एक बड़ा प्रमुख विशेषता है उसके दरवाज़ों में सजावट के लिए मछली का प्रयोग होना। इसके अलावा बारादी, सिकंदर बाग, बनारसी बाग जिसे जो चिड़ियाघर है, भूल भुलैया आदि कुछ तहखाने भी हैं जो यहाँ के महत्वपूर्ण स्थापत्य कला को दर्शाने का कार्य करते हैं। बताया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करता था। कौन? इमारत अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में रह रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लखनऊ रेजिडेंसी है, वर्तमान समय में यह राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करती थी और रेजिडेंसी के खंडहर में हमें लखनऊ में 1857 के महान विद्रोह की याद दिलाते हैं। ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि समय हो चुका है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, या फिर अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा। हमें आशा है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। इससे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। सो कीप लर्निंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।